नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है। आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने एक नया प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए मांग की है। मध्य गजा के एक शरणार्थी कैंप पर इजरायली हमले के कारण 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं उत्तरी गजा में भी एक शरणार्थी शिविर के ऊपर हमले के कारण 33 लोगों की मौत हुई है। लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा में पावर ग्रिड फेल होने के कारण पूरे देश में ब्लैकआउट छाया हुआ है, पूरे देश में अंधेरा छाया हुआ है। इसको लेकर वहां पर ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई उनकी हार को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसको लेकर हरीश चौधरी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 53 हारे हुए विधायकी टिकटार्थियों से बातचीत की है। इसमें मुख्य कारण भीतरी घात और गुटबाजी निकल कर आए हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कनाडा बेस्ड गैंगस्टर अर्श डल्ला की एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि फरीदकोट के गुरप्रीत हत्याकांड में सांसद अमृतपाल सिंह का कोई हाथ नहीं है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जम्मू कश्मीर से आई। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी है और आप सबको पता है कि जो 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री शपथ भी ले चुके हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह था वो पूरा हो चुका है। 16 अक्टूबर को उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। इसके बाद जब पहली उनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने सबसे पहला मुद्दा यही रखा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी कि स्टेटहुड की अपनी डिमांड को लेकर उन्होंने पहला कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है। और 4 नवंबर को जो विधानसभा सत्र है उसको बुलाने की बात कही गई है। 4 नवंबर को जब विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा तो उसमें ये जो प्रस्ताव है ये पारित किया जाएगा। और इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि वे प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और संबंधित मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और जम्मू कश्मीर की जो स्टेटहुड है उसको दोबारा से बहाल करने के लिए वो हाथ पैर मारेंगे। हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो खासकर जो डेमोक्रेटिक पार्टियां अपने आप को कहती हैं, जो वहाँ के जो सियासी धड़े हैं जो चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का सबसे बड़ा इशू था और इसी को लेकर सभी पार्टियां मैदान में थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई है और जितने भी क्षेत्रीय धड़े हैं वहाँ पर जो चुनाव में जाते हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो दबाव था नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जिस दिन उनकी सरकार बनी वो स्टेटहुड की डिमांड पूरा करने के ऊपर ही बनाया। और उमर अब्दुल्ला ने भी पहली कैबिनेट की मीटिंग में इसी को ही पारित किया कि भाई स्टेटहुड हमारा दिया जाए। वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं मनोज सिन्हा, तो एक हिसाब से लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा हूँ, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, तो उनके हुक्म में अभी पूरा राज्य चल रहा है। इसको लेकर उमर अब्दुल्ला भी उनसे मिले और उनकी मुलाकातें आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी से भी हो सकती हैं कि जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड का स्टेटस दिया जाए, दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाए। इस टाइम पे केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है वो है। तो अब देखना होगा कि इसमें आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या स्टेप रहते हैं। 4 नवंबर को जो विधानसभा सत्र होने वाला है जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर भी सभी को निगाह रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 10 साल बाद वहाँ पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है और 6 साल बाद कोई विधानसभा सत्र होने जा रहा है। अगली खबर की बढ़ते हैं और अगली खबर इजराइल और फ़लस्तीन जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर है। इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर 2 हमले किए हैं। एक तो जो हमला किया है वो अल मकाजी शरणार्थी शिविर में किया है जो कि सेंट्रल गजा में मौजूद है। वहाँ पर 11 शरणार्थियों की मौत हुई है। और जो दूसरा हमला है वो उत्तरी हिस्से जबालिया में मौजूद एक शरणार्थी शिविर पे किया है, जिसके कारण 33 लोगों की जान गई है। तो जो इजरायली हमले वो लगातार हो रहे हैं। हम सबको पता है कि 2 दिन पहले जो हमास के लीडर थे याह्या सिनवार, उनकी भी मौत हो गई थी और इसकी पुष्टि हमास के लोगों ने भी कर दी है, सीनियर लोगों ने। और जो इजराइल है उन्होंने डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है। इवन इजराइल ने एक ड्रोन से शूट वीडियो भी जारी किया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि उन्होंने याह्या सिनवार को मार दिया है।
और इसको लेकर अमेरिकी जो बयानबाजी थी वो भी मैंने कल आपको बताई कि अमेरिका वाले तो बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं, जबकि जो फ़लस्तीन का पक्ष रखते हैं वो सब दुखी हैं और याह्या सिनवार को एक रेवोल्यूशनरी लीडर के तौर पर देख रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स है वो अपने हिसाब से इस पर चल रही है, और रूस ने जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है रूस में, उसको लेकर वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ़लस्तीन के जो वहाँ के इस समय के जो एक हिसाब से मैं कहूँगा कि जो राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं उनको ब्रिक्स समिट में न्योता भेजा है। तो उनका ये जो मूव है ये इसीलिए है ताकि इजराइल को ये दिखाया जा सके कि जो रूस है वो फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर देखता है, और उनकी जो फैसले हैं, वैश्विक फैसले हैं, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें एक अहमियत के तौर पर भी देखता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अगली खबर की बात करें तो जो अगली खबर है वो इजराइल की है, और इजराइल ने दावा किया है कि लेबनान की तरफ से जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके आवास के ऊपर ड्रोन से हमले किए हैं। इजरायली जो सेना है उसने दावा किया है कि लेबनान की तरफ से 20 ड्रोन उनकी टेरिटरी में एंटर करे थे, जिसमें से कुछ जो ड्रोन है वो बाहरी खाली इलाकों में ही गिर गए, कुछ इधर उधर गिरे, और एक दो ड्रोन जो प्रधानमंत्री आवास है वहाँ तक भी पहुँचे, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको एक हिसाब से डीएक्टिवेट कर दिया और उनको पहले ही मार गिराया। तो ये एक खबर है जो इजरायली सेना दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जो निजी आवास है, उनका जो प्राइवेट हाउस है, उनके ऊपर हमले की खबर है, और वो लेबनान की तरफ से है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर क्यूबा से आई, और क्यूबा में जो लैटिनी अमेरिकी देश है क्यूबा, उसमें पावर ग्रिड फेल हो गया है, और वहाँ पर जो मेन पावर ग्रिड तो बहुत सारे होते हैं, जो मेन पावर ग्रिड है वो फेल हो गया है। इस वजह से पूरे देश में ब्लैकआउट है, और उनको ऊर्जा आपातकाल यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी इमरजेंसी इसको डिक्लेयर करना पड़ा है। और पिछले कल 11 बजे से ही वहाँ पर बिजली नहीं है, इसको लेकर वहाँ पर काम किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर ग्रिड है, वो जो मेन ग्रिड है वो फेल हुआ है, उसको लेकर ठीक किया जा सके, और इस पर मदद भी मांगी गई है। देखते हैं कि क्यूबा में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन पावर ग्रिड है वो कब तक बहाल होता है, और तब तक वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इमरजेंसी रहेगी, और ब्लैकआउट है, वहाँ पर बहुत मुश्किलों का सामना वहाँ के नागरिकों को करना पड़ रहा है। अगली खबर की ओर बढ़े तो अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर हाईकमान ने एक रिपोर्ट तैयार कर ली है, और ये रिपोर्ट तैयार करने में एक तो हरीश चौधरी शामिल रहे हैं, दूसरे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल रहे हैं। जो हरीश चौधरी रहे हैं वो पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भी रहे हैं। पहले जब 2022 के चुनाव हुए उस समय जो हाईकमान से जो इंचार्ज बनाकर भेजे गए थे वो हरीश चौधरी थे। सेम यही हरीश चौधरी अब रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं हरियाणा में, और जो भूपेश बघेल के साथ। तो भूपेश बघेल और हरीश चौधरी ने जूम मीटिंग के थ्रू लोगों से बातचीत की, और जो विधायकी का टिकट पाए थे कांग्रेस की तरफ से लेकिन चुनाव हार गए, उन 53 लोगों से बातचीत की है। 37 विधायक, 90 में से 37 सीटें कांग्रेस को आई हैं, और 53 सीटों पर उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। तो 53 लोगों से बातचीत की है दोनों ने, और इस जूम मीटिंग को रिकॉर्ड करने की मनाही थी। 4 सवाल मेनली पूछे गए थे कि आप क्यों आ रहे, आपके एरिया में कौन लोग रैली करने आए, बड़े लीडर, आपने किन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, आपको क्या मेन कारण लगते हैं कि किस वजह से आप चुनाव आ रहे। तो लगभग सभी जो कैंडिडेट थे उसमें 2 चीज़ें तो एक कॉमन निकल कर आ रही हैं, कि उनका कहना है कि एक तो जो एकजुटता की कमी रही, और एक जो भीतरघात हुआ, यानी कि जो टिकट के दावेदार लोग थे उनको टिकट न मिलने के कारण उन्होंने क्रॉस वोटिंग करवाई है। और दूसरा गुटबाजी, कि अगर कहीं पे हुड्डा गुट से टिकट थी तो वहाँ पर शैलजा गुट सक्रिय नहीं दिखा, शैलजा जी रैली करने नहीं आई। तो ये शैलजा और हुड्डा गुट का भी रहा, काफ़ी मिक्सर इसमें रिव्यू हैं। और एक कैंडिडेट ने ये भी कहा है कि जातिवाद भी हुआ है, नॉन जाट पोलराइज हुए जाट कैंडिडेट के खिलाफ। तो ये एक मोटा मोटा इस मीटिंग का क्रक्स है। रिपोर्ट तैयार हो गई है, हाई कमान को सौंप दी गई है हरीश चौधरी और भूपेश बघेल ने।
अब इसमें एक इंटरेस्टिंग ये है कि कई बड़े नेता कांग्रेस पर हमलावर भी हैं, कांग्रेस के। इवन जो ओबीसी नेता हैं कैप्टन अजय यादव, उनका भी मैं 2-3 दिन से जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने कांग्रेस को से इस्तीफा भी दे दिया है। आज उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कोठरी उनको घेरे रहती है और मैंने उनके पिता के साथ काम किया है, उनको मेरा अपमान नहीं करना चाहिए था। तो एक हिसाब से उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर अपमान का आरोप भी लगाया है। और ये भी कहा है कि कांग्रेस में कई नेता, इवन हुड्डा का उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने की बात भी के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। तो ये एक सीरियस चैलेंज है कांग्रेस के सामने, क्योंकि हरियाणा में जो हुआ सबको लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस बड़े आराम से जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने जो नालायकियां की उसके कारण वहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। आप देश में किसी से भी पूछिए कि क्या हरियाणा में कांग्रेस हार सकती थी चुनाव से पहले, तो सब मना करते थे, कहते थे कि कांग्रेस बड़े आराम से जीत जाएगी। लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई है, तो इसको लेकर वो अपनी इंटरनल समीक्षा तो कर रही है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि कोई ज़्यादा वो इसको लेकर कुछ कर पाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो पंजाब से है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, उनकी किसानों के साथ मीटिंग हुई है, उसमें डीजीपी भी मौजूद रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने किसानों की जो ये एक, हम सबको पता है कि पिछले 2-3 दिन से धान की खरीद को लेकर लगातार किसान धरना कर रहे हैं। पंजाब में 25 टोल प्लाजे फ्री भी करवाए थे 2 दिन पहले। कल जो एक किसानों का जत्था था वो किसान भवन चंडीगढ़ भी पहुंचा था और सीएम आवास का घेराव करना चाहता था, लेकिन उसको किसान भवन में रोक दिया गया था। तो ये जो जिन नेताओं से मीटिंग हुई है वो बेसिकली जो संयुक्त किसान मोर्चा, जो राज्यपाल वाला जो ग्रुप है उसी से हुई है। राज्यपाल और कुछ लेफ्ट के जो धड़े हैं उनके साथ हुई है। और उसमें भगवंत मान ने यही कहा है कि अभी तक 16 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है और वो आगे भी धान की खरीद जारी रखेंगे। कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। और इसको लेकर जो मुख्यमंत्री हैं वो सुबह उनकी मीटिंग भी इतनी सहज नहीं हो पाई है और किसान नेताओं ने कई सीरियस बातें भी कही। और जो पंजाब पुलिस के डीजीपी थे वो भी मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने भी कई पॉइंट अपने रखे कि जो आंदोलन हो रहे हैं उनको लेकर। तो ये मतलब मीटिंग का कोई करक्स अभी सिट्टा उस हिसाब से निकल के नहीं आया है। अभी हमें समझना पड़ेगा इस मीटिंग का क्या मतलब निकल के आता, क्या किसान नेता वो संतुष्ट होते हैं या फिर वो अपनी धान खरीद के लिए दोबारा से आवाज़ उठाएंगे। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर अर्श डल्ला से रिलेटेड है, कनाडा बेस्ड गैंगस्टर। आपको याद होगा कि गुरप्रीत सिंह जिसका फरीदकोट में जिसका कत्ल हुआ था, उसको लेकर पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो ये कत्ल हुआ है गुरप्रीत सिंह का, इसमें अर्श डल्ला का हाथ है और अमृतपाल सिंह का भी हाथ है जो खडूर साहिब से सांसद हैं और जेल में बंद हैं डिब्रूगढ़ में। तो उनका भी हाथ होने की उन्होंने बात कही थी। इसको लेकर उसके तुरंत बाद ही अर्श डल्ला का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि गुरप्रीत सिंह की हत्या में जो खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह, उनका कोई हाथ नहीं है इसमें। वो और भी कई बातें कह रहे हैं, इसमें ये भी बता रहे हैं कि गुरप्रीत सिंह को उन्होंने क्यों मरवाया। 6 महीने पुरानी एक घटना का जिक्र कर रहे हैं कि 6 महीने पहले और कई और भी चीज़ें हैं। और गुरप्रीत सिंह के ऊपर कई आरोप भी लगा रहे हैं अर्श डल्ला। और कुछ इंस्टाग्राम जो इन्फ्लुएंसर हैं, इवन पिज़्ज़ा कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाला है उनका भी नाम लिया। और 1-2 इंस्टाग्राम सुखरतिया करके है, एक कोमल कौर करके शायद, तो उनके नाम भी लिए हैं और उनको भी धमकी दी है अर्श डल्ला ने। और एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थियरी कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस ने और जो इंडियन मीडिया उसने बनाने की कोशिश की कि गुरप्रीत सिंह का मर्डर है वो अमृतपाल सिंह ने करवाया है, क्योंकि अमृतपाल सिंह के खिलाफ लगातार गुरप्रीत सिंह बोलता था और इसी को लेकर वो एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की। मेरे को लगता है कि मैंने पहले भी अपने एक बुलेटिन में कहा था कि जो गुरप्रीत सिंह की जो मौत है, इसकी जो पंथक सियासी धड़े हैं उनको अपने लेवल पे जाके जांच भी करनी चाहिए और समझना भी चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। इसको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए कि आपके एक पॉलिटिकल कारकुन की डेथ हुई। हालांकि वो जो पंथक बड़े लीडर थे उनको तो वो गालियाँ ही निकालते थे, ये भी हमें पता है, बहुत क्रिटिकल होके गुरप्रीत अपनी बात रखते थे। तो इसको लेकर बेशक से आपके मतभेद हों, लेकिन था तो गुरप्रीत सिंह एक पंथक कारकुन ही। तो मुझे लगता है कि इसकी जो गुरप्रीत सिंह की मौत है उसको सियासी तौर पे भी देखना चाहिए कि क्या पीछे चीज़ें काम कर रही हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर है जो गुरमीत सिंह राम रहीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है
उसको लेकर गुरमीत सिंह राम रहीम के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में हमने अपना रुख रखा था, अपनी बातचीत रखी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तथ्य रखे नहीं गए पंजाब सरकार की तरफ से और गुमराह किया गया सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष है वो रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है, 4 हफ्ते का नोटिस है। अब देखना होगा कि गुरमीत राम रहीम को बेअदबी मामलों में सजा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो ये भी एक विषय है। और जो गुरमीत राम रहीम के एक डेरा के बंदे थे जिनका बेअदबी में नाम था, उनकी तो मौत पहले ही हो चुकी है, उनको गोली मार दिया गया है एक पंथक कारकुन के द्वारा। तो ये मोटा मोटा आज का घटनाक्रम था। इसमें एक जो बात मुझे लगती है कि जो आज बड़ी इंडियन मीडिया में जो रही, वो एक जो इंडिया का गोदी मीडिया है उसका नाम जो कनाडा की जो रिपोर्ट तैयार हुई उसमें भी है, उसमें ANI की स्मिता प्रकाश का भी नाम है, आज तक के कुछ पत्रकारों का नाम है और गोदी मीडिया जितना भी उनका नाम है कि ये लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, फेक नैरेटिव फैलाते हैं। तो इसको लेकर स्मिता प्रकाश और कई लोगों ने, जो पत्रकार हैं गोदी मीडिया के, उन्होंने ट्विटर पे कैंपेन भी किया, लेकिन कोई बात बन नहीं रही है। दूसरा नैरेटिव के तौर पे मैं लगातार देख रहा हूँ कि दोबारा से ट्विटर के ऊपर जो एक हिसाब से सिखों के किरदार के ऊपर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और दूसरा जो विकास यादव है, जिसका अमेरिकन जो न्याय मंत्रालय है उसने जो उसका नाम लिया है, उसको हीरो बना के लोग पेश कर रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि दिल्ली पुलिस ने उसको एक एक्सटॉर्शन केस में भी गिरफ्तार किया है। अब ये भी समझना होगा कि कहीं दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी उसको बचाने के लिए की है या कोई और बात है। और उस विकास यादव का नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ा हुआ है। तो कई सारी चीज़ें हैं इस कॉम्प्लेक्सिटीज़ में, लेकिन जो इंडियन गोदी मीडिया है वो लगातार विकास यादव को हीरो बना के पेश कर रहा है। और एक हिसाब से जो ऐसे गोदी मीडिया के पत्रकार हैं या फिर गोदी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी लगातार सिखों को टारगेट कर रहे हैं इन सारे मामलों को लेकर। और तो ये समझना पड़ेगा कि जो एक हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई का पक्ष लेते हुए जो ये पत्रकार बात कर रहे हैं, ये असल में सिद्ध क्या करना चाहते हैं। बेसिकली एक हिसाब से मेरे को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई को राइट विंग भगवान जैसा कुछ बनाना चाहते हैं और उसको बॉलीवुड में भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और पंजाब में भी वो जो ये गतिविधियाँ हो रही हैं, खासकर जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम सबको पता है कि सिद्धू मूसेवाला की जो मौत है उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था। और अभी जो मुंबई में भी बाबा सिद्दीकी का मर्डर है उसमें भी नाम आया है। तो ऐसे इस जो इश्यूज हैं, इन चीज़ों को मतलब ऐसे इजीली नहीं आप छोड़ सकते। तो ये भी देखना होगा कि अगले 2-3 दिन किस किस्म का नैरेटिव ट्विटर के ऊपर गोदी मीडिया और एक हिसाब से जो नेशनल मीडिया है भारत का वो बनाता है। उसके बाद ही थोड़ी चीज़ें हमें डिकोड भी करनी पड़ेंगी शांति से बैठ के, ताकि इस पूरे मैटर के ऊपर क्लैरिटी हमें मिल सके। आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, नई खबरों के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।